सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। जैसा इसके नाम से ये आपको लग रहा है कि जब अवसादों के जमा होने से कोई चट्टान बनती है तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अपक्षय और अपरदन की दो क्रियाओं के द्वारा रॉक्स टूटती फूटती हैं। अपक्षय क्या होता है, सबसे पहले इस बात को जान ले। अपक्षय होता है किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, उसे हम अपक्षय कहते हैं। इसमें मूवमेंट होता है, जो गति होती है वो शामिल नहीं होती है, यानी कि जो टूट फूट होगी वो उसी स्थान पर होगी। जबकि अपरदन होता है, अपरदन क्रिया में मूवमेंट शामिल होता है, यानी कि उसके द्वारा जब भी कोई चट्टान टूटती है तो उसमें हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, हिमनदी के द्वारा या तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसाद ले जाया जाएगा, तो उसे हम अपरदन कहते हैं। अपरदन और अपक्षय में सिर्फ ये फ़र्क है कि अपक्षय एक ही स्थान पर टूटना फूटना है, अपरदन जो है जो प्रवाहित होने वाले कारक होते हैं उनके द्वारा कोई चीज़ का टूट फूट होती है, उसे हम अपरदन कहते हैं। तो अपरदन और अपक्षय के जो क्रियाएं होती हैं वो चट्टानों को टूट के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देती हैं, जिसे हम अवसाद कहते हैं। इस अवसाद में बालू, मिट्टी, बजरी, रोड़ी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अनाच्छादन मैंने पहले ही बताया, डेनुडेशन यानी कि किसी चीज़ को अनावृत करना, नंगा करना, उसे हम अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के 5 साधन हैं, मैंने पहले बताया था कि अनाच्छादन होता है। 5 साधन कौन कौन से हैं? नदी है, हिमनदी है, पवन है, समुद्री तरंग है और बहता हुआ अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये सारे अनाच्छादन के कारक हैं। तो अनाच्छादन के कारक जो हैं वो लाखों वर्षों तक इस अवसाद को परतों के रूप में जमा करते रहते हैं, और जब बहुत समय बाद ये परतें ठोस होकर अवसादी चट्टानों का रूप धारण कर लेती हैं तो स्तरों में मिलने के कारण इसको हम स्तरित चट्टानें कहते हैं, यानी कि स्ट्रेटिफाइड, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर, जैसे आप केक खाते हैं ना, केक में लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार से अवसादी चट्टानों में भी लेयर पाई जाती हैं। तो इसे हम स्तरित चट्टानें भी कहते हैं। अवसाद के अतिरिक्त इन चट्टानों के निर्माण में पौधों का और जानवरों के अवशेषों से उत्पन्न जीवांश और घुलनशील तत्व भी योगदान देते हैं, यानी कि ये भी इसके अंदर पाए जाएंगे। तो अवसादी चट्टानों की परिभाषा क्या है? ऐसी चट्टानें जो नदी, हिमनदी, पवन जैसे अनाच्छादन के साधनों द्वारा लाए गए अवसादों, जैव पदार्थों और घुलनशील खनिजों के परतों के रूप में एकत्रित होने से बनती हैं, उसे अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। वॉर्सेस्टर कहते हैं, पीजी वॉर्सेस्टर, वो कहते हैं कि अवसादी चट्टानें, जैसा कि इसके नाम से ही तात्पर्य है, मुख्यतः प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों या खनिजों के किसी न किसी रूप में संगठित हो जाने, यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाने से और परतों के रूप में जम जाने से अवसादी चट्टानें बनती हैं। उसके बाद जो स्थलमंडल का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है, यानी कि 3/4 भाग आप कह सकते हैं, 75% भूभाग जो है अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। परंतु ये अवसादी चट्टानें स्थलमंडल में केवल 2 से 3 किलोमीटर की गहराई तक ही पाई जाती हैं। अतः संपूर्ण स्थलमंडल के आयतन का इन चट्टानों में योगदान केवल 5% है, और ये जो है नगण्य हो जाता है। और डॉक्टर RN दुबे कहते हैं कि परतदार शैलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए, क्योंकि लंबवत तो विस्तार है ही नहीं, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर गहरी परतें ही पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी अवसादी चट्टानें होती हैं फर्टाइल जो है मिट्टी बनाती हैं, और ये मिट्टी किसी भी सभ्यता का आधार होती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, सिंधु की, हड़प्पा की, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारे की सारे फर्टाइल, जहाँ पर लैंड था, नदियों के द्वारा लाए हुए अवसाद से जमा होने से जो फर्टाइल लैंड बनता है उसके ऊपर जमा होने से ये बनता है। तो इस तरह से ये क्षेत्रीय रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो परतदार शैलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो पहला है इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि निर्जैव अवसादी चट्टानें जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है। दूसरा है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जैव अवसादी चट्टानें जिनमें जीवन पाया जाता है।
तो निर्जैव अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? निर्जैव अवसादी चट्टानों का निर्माण पूर्ववर्ती चट्टानों के अपक्षय से होता है। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से ही पाई गई हैं उनके चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय होता है टूट फूट। तो अनाच्छादन के साधन यांत्रिक और रासायनिक क्रिया द्वारा टूटे फूटे चट्टान खंडों को और कणों को बहाकर ले जाती हैं और परतों में इनका निक्षेपण कर देती हैं। तो रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से निर्जैव और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और बनने के आधार पर निर्जैव चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानें विभिन्न प्रकार के चट्टानी कणों के परस्पर जुड़कर कठोर हो जाने से बनती हैं। कणों के आकार के आधार पर यांत्रिक क्रियाओं को फिर बनी हुई जो निर्जैव अवसादी चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक तो बालू का प्रधान अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण बालू के कणों के दबाव पड़ता है जब बालू पे, तो वो उनके बीच की हवा निकल के कॉम्पैक्ट यानी कि कठोर हो जाती हैं, तो वो कठोर बनने से बन जाती हैं। इसमें बलवा पत्थर आप एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जो पुराने घरों में छतें होती थी, बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ होती थी लाल लाल कलर की, वो बलवा पत्थर होता है। वो पोरस होती हैं चट्टानें, यानी कि अपने अंदर पानी को पी लेती हैं। तो ये बलवा पत्थर है वो इसी प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है। कभी कभी समुद्री तटों और नदियों के तल पर बालू के कणों के साथ गोल व तिकोने रोड़े गारे के साथ जुड़ जाते हैं और ऐसी चट्टानों को हम कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं। ये बालू के साथ चिपकने वाले रोड़े गोल न होकर नुकीले हों तो उसको ब्रेसिया कहेंगे। गोल होंगे तो कॉन्ग्लोमेरेट कहलाएगा और जब नुकीले होते तो ब्रेसिया कहलाता है। और बालू प्रधान चट्टानें खुरदरी व सरंध्र पोरस होती हैं। मैंने पहले बताया, जैसे आपने पुरानी हवेली देखी होंगी, राजस्थान में भी आप गए होंगे या गाँव में पुरानी हवेली देखी होंगी, बाहर जो चौंतरी होती है ना जिसमें बैठते हैं लोग, अब तो पता नहीं गांव में है या नहीं है, तो उनके ऊपर लाल लाल रंग की चट्टानें लगी होती हैं। तो वो चट्टानें पोरस जो है, आपने लाल किला देखा होगा, लाल किले में जो लाल चट्टानें हैं ना, वो बलवा पत्थर का एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है। उसके बाद है चीका प्रधान अवसादी चट्टानें। जब ये चट्टानें मुख्यतः दलदल या चिकनी मिट्टी के महीन कणों के संपीड़न से बनती है, यानी कोई लेक जिसमें बहुत चिकनी मिट्टी होती है, कई बार वो लेक नीचे दब जाए या हलचल हो जाए और वो जो मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी, तो प्रेशर पड़ेगा, इंटेंस प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है तो वो हवा निकल के पिचक के और वो एक चट्टान का रूप बन जाती है। तो इसे हम कहते हैं संपीड़न से बनने वाली चट्टानें। और ये चट्टानें शैल या चिका मिट्टी, क्ले जो जिसे कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। ये चट्टानें चिकनी, अरंदर, भारी व कठोर होती हैं। ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी, आपने देखा होगा जैसे शैल है या चिका मिट्टी है, उसमें कोई भी पोरोसिटी नहीं होती, पानी उनके अंदर से नहीं जाएगा। और दूसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा बनने वाली, ये तो थी गति क्रिया यानी कि गति के द्वारा बनने वाली। दूसरा है रासायनिक क्रिया के द्वारा बनने वाली अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें खारी झीलों या लैगून के जल के वाष्प बनकर उड़ जाने से बनती हैं। वाष्पन के बाद बचा हुआ जो अवसाद होता है वो कठोर होकर चट्टानों का रूप ले लेता है। जो सेंधा नमक आप खाते हो ना, सेंधा नमक आपने देखा होगा, टुकड़ों में मोटी मोटी डलियों के रूप में आता है, वो इसका एग्जाम्पल है। जिप्सम या सोरा जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है। दूसरा है ये है जैव अवसादी चट्टानें, जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है। तो प्राचीन काल में स्थलखंड के नीचे दब जाने वाले दलदली प्रदेशों में जीव जंतु और वनस्पति के क्षय से इनका निर्माण हुआ है। भूपटल के नीचे वायु का अभाव, प्रचंड गर्मी और शैलों का ऊपरी शैलों का दबाव के फलस्वरूप जैव पदार्थ जो है कठोर हो जाता है और कॉम्पैक्ट होकर चट्टान बन जाती है। चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, जिनमें चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती हैं। तो झीलों, समुद्रों के साफ, गहरे व उष्ण जल में रहने वाले जानवरों के चूना युक्त कवच, क्योंकि जैसे हमारे भी बॉडी कैल्शियम से बनी हुई है, तो जो जीव जंतु होती है उनकी बॉडी भी चूना से यानी कि कैल्शियम से बनी होती हैं। अस्थि पिंजर आपस में जुड़ जाने से चूने का निर्माण बनता है, चूने पत्थर का निर्माण होता है। उष्ण कटिबंधों के समुद्रों में रहने वाले परवाल 1 इंच का छोटा सा जीव होता है, जिसे रेड से कलर का होता है, तो इसके मतलब कलर इसका रेड पाया जाता है। तो अस्थि पिंजरों के जो प्रवाल भित्तियों के रूप में या प्रवाल द्वीपों के रूप में निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व में समुद्र के लगभग 2000 किलोमीटर लंबी कटक होती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, वो इसका ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण इन प्रवालों के अस्थि पिंजरों के जुड़ने से हुआ है। चूना प्रधान अवसादी चट्टानों का मुख्य एग्जाम्पल चूना पत्थर है, सेल खड़ी है, खड़िया जो चाक वगैरह है वो इससे बनते हैं।
और दूसरा है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टान, इसका एग्जाम्पल है, कौन सा है इसका एग्जाम्पल? कार्बन, कोयला। ठीक है, तो इन चट्टानों का निर्माण दलदली क्षेत्रों में उगी वनस्पतियों के अचानक से हलचल होने से, जब वो नीचे दब जाती है वनस्पति, तो उस प्रचंड गर्मी में और ऊपरी सेलों के दबाव के कारण कार्बन के अतिरिक्त अन्य अधिकांश तत्व झुलस कर नष्ट हो जाते हैं और कालांतर में ये जो वनस्पति होती है कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। और वनस्पति से कोयला बनने की प्रथम अवस्था में पीट या लिग्नाइट है, क्योंकि पीट कोयला सबसे सस्ता होता है और सबसे पहले पीट बनेगा, फिर लिग्नाइट बनेगा, फिर बिटुमिनस बनता, फिर एंथ्रासाइट। और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोयला होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी का अंश कम हो जाता है। और ठीक है, ये हो गया आपका चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। फिर अगर हम निर्माणकारी साधनों के आधार पर इनका वो करते हैं, वो है जलीय चट्टानें। अगर हम निर्माणकारी किस साधन ने इसको निर्माण किया है, जलीय चट्टानें। जल के नीचे बनने वाली चट्टानों को हम जलीय अवसादी चट्टान कहेंगे। जैसे नदी द्वारा निर्मित चट्टानें हैं, जैसे नदी अपने जिस प्रदेशों से बह के आती है उन प्रदेशों की तलियों को, किनारों को काट छाट कर भाकर एक जगह पर जमा कर देती है, तो उसे हम नदी द्वारा निर्मित चट्टानें, जैसे जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, तराई का मैदान है, बाढ़ का मैदान है, डेल्टा है, तो यहाँ पर इनको एक पतली परतों के रूप में जमा कर देती है, तो उसे हम नदी द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। दूसरा है झील निर्मित चट्टानें, यानी कि जो झीलों की तलियों में जो अवसाद है उसके जमा होने से, भूगर्भिक हलचलों के होने से झीलें जो बन जाती हैं चट्टानें, तो उसे हम झील निर्मित चट्टानें कहते हैं। और इनमें सारा ये चौक है, स्लेट है, सेल खड़ी है, सारे इसका एग्जाम्पल है। फिर है समुद्र निर्मित चट्टानें। नदियों द्वारा भारी मात्रा में तलछट का समुद्रों की तली में जमा करते रहते हैं, जिसने हम स्थलजात पदार्थ कहते हैं। स्थलजात क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थल पे हुई है, यानी कि वो पदार्थ जिनकी उत्पत्ति स्थल पर होती है उनको स्थलजात पदार्थ कहते हैं। और ये नदियों के अतिरिक्त हिम नदियाँ, समुद्री लहरें भी समुद्री जमाव करके तली में जमाव करती रहती हैं। महासागर और गहरे गहरे जो भारी गहरे भागों में समुद्री राख, लाल मिट्टी, सिंधु पंख वगैरह जमा होते रहते हैं, तो इसे परवाल भी जमा होते हैं, तो इसे समुद्री चट्टानें बनती हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको वो दिया हुआ है अवसादी चट्टानें, जैसे संरचना के आधार पर, निर्माणकारी तत्वों के आधार पर, संरचना के आधार पर निर्जैव चट्टानें हो गई, जैव चट्टानें हो गई। निर्जैव चट्टानों में यांत्रिक क्रिया से बनने वाली और रासायनिक क्रिया से बनने वाली। ठीक है, यांत्रिक क्रिया से बनने वाली यानी कि गति से बनने वाली, ये है बालू प्रधान बलुआ चट्टान या चीका प्रधान, यानी कि सैल और क्ले हो गया। और रासायनिक क्रिया से बनने वाली सेंधा नमक हो गया, जिप्सम होगा और शोरा हो गया। और जैव अवसादी चट्टानें हो गई, चूना प्रधान चट्टानें हो गई और कार्बन प्रधान चट्टानें हो गई। फिर निर्माणकारी साधनों के आधार पर चट्टानें होगी, जलीय चट्टानें होगी, जलीय नदीकृत हो गई, सरोवरी हो गई, समुद्र हो गया। फिर हाँ, हिमनद निर्मित आ गई और वायु निर्मित। अब हिमनद निर्मित चट्टानें कौन सी होती हैं? हिम नदियाँ अपने साथ दो बड़े बड़े शिलाखंडों से लेकर छोटे मोटे कंकड़, पत्थरों, बजरी, रेत, मिट्टी को भी अपने साथ बहाकर लेके आती हैं और इस अवसाद को हिमोड़ कहते हैं। और हिमोड़ के निक्षेपण से चट्टानें बनती हैं। उत्तरी यूरोप के मैदानी भागों में बहुत सारी हिम नदियों द्वारा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे एस्कर्स हो गया, कैटल होल्स हो गए, बहुत सारे हैं जो अब आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल से। तो ये हो गया हिम नदी द्वारा निर्मित चट्टानें। फिर है वायुड़ चट्टानें, यानी कि वायु के द्वारा निक्षेपण से बनने वाली चट्टानें। तो तीव्र गति से बहने वाली वायु उष्ण व शुष्क क्षेत्रों में भारी मात्रा में रेत और शिलाचूर्ण को उड़ाकर बहुत दूसरे स्थानों पर ले जाती हैं और मंद गति होने पर या कोई बीच में रुकावट आने पर वो जब हवा की गति कम हो जाती है तो उन पदार्थों को वो एक जगह पर जमा कर देती है और कालांतर में मिट्टी जमकर कठोर चट्टान का रूप धारण कर देती है, जिसे हम वायुड़ चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें परतों में नहीं पाई जाती हैं। चीन के उत्तर में लाओस जो है ना, बहुत बड़ा एक जमाव है, कई वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है। अब है हम देखेंगे कि अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें परतों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में परतों, क्योंकि पहले नदी एक बार जमा करेगी या वायु एक बार जमा करेगी,
तो पहले परतें मतलब परतों के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते। जैसे हमने देखा था कि जो आग्नेय चट्टानें थी उनमें रवे पाए जाते थे, ठीक है। और रवे जितने जल्दी ठंडी होगी उतने ही जो है रवे छोटे होंगे, जितनी देर से ठंडी होगी उतने रवे बड़े होंगे। तो लेकिन इसमें रवे नहीं पाए जाएंगे। इन चट्टानों में प्राणी अवशेष पाए जाते हैं, जबकि आपने देखा या आपने पढ़ा कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें जो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये चट्टानें काफ़ी नरम होती हैं, जबकि इग्नियस चट्टानें कठोर होती हैं। इनको चाकू से खरोंचने पर भी महीन कण झड़ने लग जाते हैं। आग्नेय वैकांतरित शैलों की तुलना में इनका आपसा व्यापर्दन बहुत आसानी से हो जाता है। और अवसादी चट्टानें सरंध्र होती हैं, इनमें जल सुगमता से प्रवेश कर सकता है, जबकि इग्नियस चट्टानें अरंध्र होती हैं, उनमें आसानी से जल प्रवेश नहीं करता है। तो अवसादी चट्टानों का अगर हम महत्व देखते हैं तो महत्व क्या है। यद्यपि इन चट्टानों में आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक महत्व के खनिज कम मिलते हैं, फिर भी अवसादी चट्टानें कई महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। जैसे कोयला, अब आपने पढ़ा कि कोयला भी जो है उसका एग्जाम्पल है कार्बन युक्त अवसादी चट्टान का। तो कोयला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री बनी, फैक्ट्रियाँ लगी और गाड़ियाँ चली, रेलगाड़ी चली, वो सारा का सारा कोयला की वजह से ही चली। तो कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है। इसे औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है। और कोयले से बनने वाले कार्बनिक पदार्थों में डिटर्जेंट, डाई, सुगंधित चीज़ें, विस्फोटक व अन्य जो संश्लेषित धागे होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। दूसरा, जो खनिज तेल पाया जाता है जिसे आज पूरा का पूरा संसार निर्भर है। अगर खनिज तेल एकदम से ही मार्केट में बंद हो जाए तो सारा का सारा आपका उद्योग ठप हो जाएगा, यानी कि सड़कों पर भी चक्का जाम हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं स्कूटर, बाइक, ट्रक और बहुत बड़ी बड़ी जो है गाड़ियाँ और इवन एरोप्लेन, वो सारे के सारे खनिज तेल से चलते हैं। तो खनिज तेल जो है बालू चट्टानों में पाया जाता है, चूने की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। और ऊर्जा के दोनों साधन आर्थिक गति का आधार हैं। सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है, यानी कि जो चूना पत्थर है, उनको तोड़ कर, उनको पीस कर हम सीमेंट बनाते हैं। तो सीमेंट उद्योग इसके ऊपर निर्भर करता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मृत्तिका भवन निर्माण में उपयोगी होती है। आगरे का किला व दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। परतदार चट्टानों में भूमिगत जल प्राप्ति की सुविधा, क्योंकि पानी रिस के नीचे चला जाता है और पानी फिर हमें अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाता है। तो इन्हीं चट्टानों से होते हुए पानी अंदर जाता है। फिर परतदार चट्टानों में भूमिगत जल प्राप्ति की सुविधा होती है। अनेक प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ अवसादी चट्टानों के शरण से बनती हैं। जैसे उत्तरी भारत की विशाल मैदान का जो उपजाऊ मिट्टी से ही बना हुआ है, इसी अवसादी चट्टान से बना हुआ है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। भारत में अवसादी चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। भारत के जो उत्तरी व तटीय मैदानी भाग हैं, तटीय मैदानी भाग जैसे पूर्वी तटीय मैदानी भाग और जो है पश्चिमी तटीय मैदानी भाग दक्षिणी भारत का, दोनों के दोनों जो है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। पूरी उत्तरी भारत का जो गंगा का मैदान, गंगा और इसको सिंधु नदी का मैदान बोलते हैं या यमुना का जो मैदान बोलते हैं, यानी कि उत्तरी भारत का जो मैदान है वो इसी से बना हुआ है, ठीक है। बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, हिमालय के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और उड़ीसा में पाया जाता है। कोयला जो नामक अवसादी चट्टान है वो दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन में पाई जाती हैं। तो ये इस तरह से आपकी जो है अवसादी चट्टानें हैं। और अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें बहुत सारे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये कृषि का एक बहुत बड़ा आधार है। और इस कृषि का आपको पता है कि हमारे भारत में 65% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हुई, यानी कि 100 में से 65 लोग कृषि कार्यों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से 65 तो डायरेक्ट हैं और बहुत सारे जो है 90% के लगभग हम इस कार्य, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं आप देखेंगे, चीनी बनाने का उद्योग है, वस्त्र बनाने का उद्योग है और बहुत सारे दूसरे उद्योग हैं, वो कृषि के प्रोडक्ट पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया अवसादी चट्टानें।